हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा रहेगा वीडियो वो रहेगा एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स का जो नवंबर 2020 का एग्ज़ाम जो 3 जनवरी 2021 को हुआ था उसका हम सोल्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन का। मेरे पास है सेट डी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन करके पेपर भी ले सकते हैं और आंसर की भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेट डी है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेना आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने मार्क्स बनते हैं, वो भी नीचे जो है अपने कमेंट के अंदर बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 91। क्या बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए देन वैल्यू ऑफ 10b इंटू 10c। हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है, ये 90 डिग्री का मेरा एंगल है। वो बोल क्या रहा है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए के ऊपर है, बी यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। देन वैल्यू ऑफ 10b 10c। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हम लाल कक्का लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है मेरा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है मेरा कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरा टेन थीटा। तो अब 10b निकालना है, 10b निकालना है। तो 10b के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब AC परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे 10b इज इक्वल टू क्या आ गया, AC परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे AB, ठीक है। और 10c निकालेंगे, C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, C के सामने वाला मतलब AB, और बेस क्या हो जाएगा AC। तो AB बाई AC, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगा 10b इंटू 10c, तो AC अपॉन AB इंटू में AB अपॉन AC, तो सारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा मेरा आंसर 1। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए क्या है, द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाइट टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोल एंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल देन द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोल इज, ठीक है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। 15 मीटर हाइट है टावर की, पहली बात तो वो एंगल बना रही है, एलिवेशन एंगल बना रही है 60 डिग्री का, नीचे से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ही हम बनाते हैं, इस टाइप से कोई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 मीटर होगी, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, विद द बॉटम ऑफ, ये 60 डिग्री का बना रही है, तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए, विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोल एंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, टॉप ऑफ द पोल, पोल जो है मेरा यहाँ पे है, इसके सिरे पे यहाँ पे कोई ना कोई पोल है, ठीक है। उसके पोल के टॉप से जो है ना वो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मैं बेस ले लेता हूँ, ठीक है। इस एंगल की वो बात कर रहा है मेरा 30 डिग्री का, ध्यान देना। देन द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल की हाइट कितनी होगी, बस इस चीज़ को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल पोल की हाइट, पोल मेरा h है, हाइट ले लिया मैंने, तो ये भी h हो जाएगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, टोटल ये 15 था तो 15 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये हाइट कितनी थी टावर की, 15 थी ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 15 ही आ जाएगी। अब जो है क्वेश्चन ही होगा हमारा। तो यहाँ पे ये वाली अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, ये डिस्टेंस मैंने मान ली x, ठीक है। तो यहाँ से अब आप वो कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या होता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला है और बेस ये वाला है, बेस मतलब x है। यहाँ परपेंडिकुलर टोटल ये वाला है और बेस मेरा ये वाला है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा 15 है टोटल और बेस मेरा x है, ठीक है। और दूसरी जगह क्या आ जाएगा, tan 30 ऊपर
परपेंडिकुलर वहाँ पे कितना है 15 माइनस एच, और बेस वहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 60 डिग्री कितना होता है √3, तो आ जाएगा √3/15। और यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, √3 क्या होता है 1/√3, तो इज इक्वल टू आ गया 1/√3 15 माइनस एच, एक्स की वैल्यू। ये आपस के अंदर हम इक्वल में रख देंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा √3/15, ये x की वैल्यू और इस x की वैल्यू को आपस में रख देंगे, इज इक्वल टू 1/√3 15 माइनस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पे आ गया 3 × 15 माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ गया 15, ठीक है। तो h इज इक्वल टू अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या आ गया, तो ये कट जाएगा 5, 15 और 5 20 आ गया। हाइट मेरी टोटल कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। उसने यही पूछा था, सॉरी 20 नहीं, यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस का है, इधर 15 माइनस का है, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू एच हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मैनी bullets can be made out of a lead circular cylinder 28 cm height and 6 cm radius, each bullet being 1.5 cm in a diameter। एक शीशे के वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी सिलेंडर है, इस टाइप से बनता है। सिलेंडर की जो हाइट है वो 28 है, और जो मेरी इन्होंने बोली हुई है रेडियस वो है 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 28 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी मेड, बुलेट मेड, उससे वो चीज़ बनानी है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो πr² होता है ना इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²। तो बुलेट का जो बनेगा, ईच बुलेट 1.5 मीटर डायमीटर का बनना चाहिए, ठीक है। तो वो भी वो बुलेट जो बनेगा वो एक इस टाइप से सॉलिड शेप होती है, तो वो एक क्या बनेगा सफ़ियर टाइप से बनेगा। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मेरा होगा 4/3 πr³। समझ रहे हो ना आप बात को। और अब जो है हाउ मैनी बुलेट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ बुलेट्स कितने बनेंगे, तो उस पे वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ बुलेट्स मतलब n × v, ठीक है, n × v1। n × v1 क्या है, मतलब उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ n × v1। v1 मतलब जितने बुलेट का बनेगा, तो सफ़ियर की शेप में बन रहा है, तो 4/3 πr³। r क्या हो जाएगा 1.5/2, क्योंकि 1.5 डायमीटर है, डायमीटर अपॉन में 2 क्या होता है रेडियस हो जाता है, 5r³ होगा, ठीक है। इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, किसका वॉल्यूम लेना है हमें, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का πr² होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा r मेरा कितना है 6, और r² मतलब 6 × 6, h मेरा कितना है 28। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है मेरा आंसर आ जाएगा n × 4/3 × 15/20 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। और 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो ऊपर डॉट जो है ना डेसिमल हट जाएगा, 3 बार आएगा, 15 × 20 × 15/20 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 36 × 28 आएगा, ठीक है। जो कटता है वो काट दो, n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1792। ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ बुलेट्स बनेंगे 1792। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, देन x + b क्या आएगा, ठीक है। x + b क्या आएगा, ओ सॉरी x + b नहीं, ये तो इक्वेशन दी हुई है। देन क्या आएगा, मतलब a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए, एक रूट ये वाला दिया हुआ है, एक रूट ये वाला दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, x² + a + 1x + b। अब मैंने आपको बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c टाइप से है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता ही है। तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं करूँ तो -2 + 3, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a, मतलब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है माइनस टाइम x का कोफिशिएंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट कितना है 1 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 आ गया, तो a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया -a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू आ गया -2।
ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ गया -2 × 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है अपोन में x² का कोफिशिएंट। कांस्टेंट कितना है, सिर्फ b ही है, अपोन में 1 लगाने का फ़ायदा नहीं है, -6 आ गया। तो a की वैल्यू आई -2 और b की वैल्यू आई -6। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 95। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर। ये मैंने आपको करवाया हुआ था, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर मैंने कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, PDF फाइल्स, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड कराई हुई हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो भी आपके डाउट्स होंगे डेली हम डाउट भी लेते हैं। तो चलिए, इसमें द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना, ये मैंने आपको क्या करवाया था कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट कुछ भी होता है, जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको 2 और 5 की फॉर्म में बना दो, ताकि वो जो है ना 2 की पावर m और 5 की पावर m में बना दो, ताकि जो है ना हम कह सकें कि वो m डेसिमल प्लेसेस तक वो जाएगा। क्योंकि 2 × 5 क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। तो मतलब अगर m 1 है तो 10 ही हो जाएगा, सिर्फ 1 डेसिमल तक जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो 1250, पहले तो 1250 के टुकड़े बनाने पड़ेंगे। क्या बनेंगे 1250 के यहाँ पे टुकड़े, 2 × 6 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ पे आ गया 125, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 25 5 125, 5 5 25। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऊपर कुछ भी आता रहे, नीचे 2 की पावर 1 आ रहा है और 5 की पावर 4 आ रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 3 और आना चाहिए, क्योंकि तभी तो, और ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर कुछ भी बनता रहे हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या बन गया 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। इसका मतलब वो टर्मिनेट कब होगा, 4 डेसिमल तक, ठीक है ना, 4 डेसिमल तक होगा। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट 4 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आपको बस ये है कि पेडागोजिकल, अगर आपने मैथ की पढ़ी हो तो उसके अंदर ये पता होना चाहिए था आपको कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर जो है ना क्या क्या स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो स्टेप, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट होता है स्मॉल स्टेप्स, सेकंड होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड जो है मेरा होता है रीइंफोर्समेंट। फोर्थ जो मेरा होता है सेल्फ पेसिंग। और फिफ्थ स्टेप मेरा होता है सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्मॉल स्टेप्स भी है, सेल्फ पेसिंग भी है, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक का मतलब यही है कि पार्टिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट क्या होगा मेरा 4 करेक्ट हो गया। मतलब नोट करेक्ट हुआ कहने का मतलब वैसे तो, बट इन्होंने यही पूछा हुआ था कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के अंदर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना डिवाइड वाई एक्सिस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कैसे कराए थे कि डायरेक्ट एक लाइन ले लो, यहाँ पे है -2 -3 और यहाँ पे है 3 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी k/1 के अंदर डिवाइड कर दो। अब जो है वो किस में कह रहा है, डिवाइड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है तो मतलब x एक्सिस पे वो 0 होगा। कोई भी चीज़ वाई एक्सिस पे अगर है तो वो क्या होगी, वहाँ पे x तो 0 ही होगा, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x 0 होगा तो यहाँ से हम करते कैसे हैं, इसको इंटरनली डिवाइड होता है जब, या एक्सटर्नली जो भी होता है, k को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में k+1 करते हैं। तो 3k - 2 अपॉन में k+1, ये x का आ गया। y का निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि y तो कुछ ना कुछ होगा, बट x 0 होगा। तो यहीं से डायरेक्ट मेरा क्या आ गया, 3k - 2 = 0, k की वैल्यू आ गई 2/3। इसमें पुट करेंगे तो 2/3 क्या आ जाएगी, 2:3 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द एरिया ऑफ ए रोम्बस
विथ साइड्स 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से कोई रोम्बस बना लिया मैंने। ये रोम्बस लग नहीं रहा वैसे, इसको डिलीट मारते हैं हम। ठीक है, अब रोम्बस लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ले लिया इसका डायगोनल, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी सी और डी। तो उसने क्या बोला, एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड्स 13 सेंटीमीटर, उसकी जो साइड है वो साइड सारी इक्वल होती हैं, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल बीच में से हाफ डिवाइड होता है, तो ये 5 होगा, ये 5 हो गया, तो ये डायगोनल अब हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम उसका एरिया बता सकते हैं, क्योंकि एरिया इसका क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे ये डायगोनल निकालने के लिए यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, ए, यहाँ पे मैं ओ ले लेता हूँ, AOB के अंदर ट्रायंगल AOB के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 13 3 169 माइनस 25 का रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस लग गया, 169 माइनस 25 144, तो 12 ही आ गया डायरेक्ट। ये 12 अगर आया तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा 12, क्योंकि हाफ डिवाइड कर रहा है, टोटल 24 हो गया। तो D1 क्या हो गया मेरा, टोटल 10 है, मतलब पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल मेरा 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया की 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 10 हो गया, तो यहाँ पे कटा 5 पे, मेरा आंसर आया 120। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स इज। ठीक है, अगर कोई नहीं देख रहे हैं तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB, अगर आप कोई भी TGT PGT मैथ की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना, इसके अंदर कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे, डेली डाउट सेशन होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जो है ना आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए इसके अंदर क्या है, द नंबर ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही करवाया हुआ है, n इंटू n-3/2, डायरेक्ट यही लगा देना, मैंने बोला था आपको। तो नंबर ऑफ साइड्स दी होंगी, n इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो 12 इंटू 12 माइनस 3/2, आंसर मेरा क्या आया 12 गुणा 9/2, तो यहाँ पे 54 आया मेरा आंसर। ठीक है, कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे 54। कहने का मतलब है कोई भी पॉलीगन है, मान लीजिए इस टाइप से स्क्वायर एक पॉलीगन है, तो इसके 2 डायगोनल बनते हैं, तो स्क्वायर मतलब साइड्स कितनी है इसमें, n इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो इसमें पुट करेंगे 4 इंटू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा अपन में 2, तो 2, तो टोटल क्या आए मेरे 2 डायगोनल आए। ठीक है ना, 2 डायगोनल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये मैंने करवाया हुआ है आपको, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विच हैज़ ए हाइट ऑफ 14 मीटर एंड ए बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर। ये भी देखिए मैंने आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का बहुत ही अच्छे से कराया था टॉपिक, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उसके डिस्कस किए थे। अब क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ये होती है मेरी रेडियस, ये होती है मेरी हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 2πRh, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो मेरा होता है 2πRh प्लस में 2 टाइम πr², मतलब ऊपर वाले जो है ना सर्कल का प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया, मतलब πr² प्लस πr², 2πr², तो ये क्या हो जाएगा 2πr+h। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का, तो डायरेक्ट हम क्या लगा देते हैं 2 इंटू पाई का क्या होता है 22/7, r मेरा रेडियस मेरी कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, और अंदर 3 प्लस हाइट मेरी कितनी दी हुई है 14, तो कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 3 गुना 14 और 3 17। ठीक है, इसको आप कर लेना 2244/7 बन जाएगा, 320 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है।
जब भी आपका आने लगे ना इसको, अब जैसे कि ये वाला 2244 आ गया, जैसे 7 से करोगे 7 या 21, 3 आ गया पहले, ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, 3 आ गया तो ऑप्शन के अंदर 3 इसमें है, सिर्फ आगे सिर्फ एक और करना पड़ेगा। 7 या 21, 1 बच गया, 14, 7 दूनी 14, तो 2 आ गया, 32 आ गया, ऊपर आगे किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही थर्ड करेक्ट हो गया। ऐसे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है, मतलब अननोन टू नोन, ठीक है, ये आपकी मैथ की पेडागोजी है, वैसे भी नॉर्मल भी पेडागोजी के अंदर आता है कि कौन कौन से मेथड है, नोन टू अननोन होता है, ठीक है ना, एनालिसिस मेथड होता है, सिंथेसिस मेथड होता है, वो सारी चीज़ें हैं, तो टीचिंग मेथड होते हैं, तो ये एनालिटिक मेथड होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 102, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4√2। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ दी गई है, मतलब एक मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेल्स भी है। आइसोसेल्स का मतलब है दो भुजाएं उसकी सेम है, तो ये मेरी हाइट होगी, ये भुजा और ये भुजा, मतलब ये साइड और ये साइड मान लीजिए मैंने सेम कह दी, और उसकी वन साइड जो है ना 4√2 है। तो एच स्क्वायर मतलब कि अगर मैं देखूँ, ये तो 90 डिग्री है, ये तो ये वाली, ये ही दोनों आपस के अंदर जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि ये आमने सामने का कोण ये वाला है और इसके सामने का कोण ये वाला है। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये दोनों आपस के अंदर थीटा होंगे, एंगल भी सेम होंगे क्योंकि दोनों भुजाएं समान है। तो एच स्क्वायर पाइथागोरस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2a स्क्वायर का रूट हो गया। तो एच की वैल्यू एक साइड मेरी 4√2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 2 टाइम ए का स्क्वायर, ए मेरा कितना है 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया, 16 दूनी 32 दूनी 64, एच इज इक्वल टू 64 का रूट मेरा क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। पेपर की पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा मिशन डीएसएसबी का, वहाँ से वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहते हैं, स्क्वायर वाली टर्म, अदरवाइज -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज होती है, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में साइन की पावर 4 थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन स्क्वायर थीटा -1/2 सारे का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर इसकी पावर 4 पड़ी हुई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और -2 टाइम करेंगे, -2 टाइम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर आ जाएगा, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो यहाँ से 1 बच गया, ठीक है, एक ये वाला 1 बच गया, और यहाँ से जो 1/4 प्लस का और 1/4 मैंने माइनस का आया, 1/4 प्लस का तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या बचा, 1 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 प्लस 3/4। तो ये वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 से तो होगा ही, क्योंकि ये जो भी है अगर इसके अंदर कुछ भी बने, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा 1/2 भी बनता है, तब भी ये 0 ही होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो कम से कम 3/4 तो होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब मैंने ये ले लिया। तो अब यहाँ देखिए कोई भी वैल्यू है, ये ए है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आ गई, 3/4 या 3/4 से तो बड़ी होगी हमेशा, और यहाँ हमने स्टार्टिंग में लिया था ये 1 से छोटी होगी, क्योंकि आपको पता ही है तो रेंज होती है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 से छोटी हमेशा और 3/4 से बड़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 104, स्टैटिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली इज, एक सांख्यिकीय माप को लेखा चित्र से ज्ञात नहीं की
जा सकती कहलाती है। तो अब देखिए मोड है, जो फर्स्ट वाला मोड है, फिर मीन है, फिर मीडियन है। ठीक है, मोड जो है हम हिस्टोग्राम से डिफाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, हिस्टोग्राम से। तो यहाँ पे ग्राफिकली हम उसको कर सकते हैं हिस्टोग्राम से। और उसके बाद है मीन। मीन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, मीन को, क्योंकि मीन क्या होता है, किसी भी जो नंबर्स दिए होते हैं उनका सम होता है अपॉन में उनका डिवाइडेशन होता है, नोट मेजर वाया ग्राफिकली। ठीक है, एक तो मीन को नहीं किया जा सकता, ऊपर से मीडियन जो है उसको तो किया जा सकता है। यहाँ पे आपने ओजिव कर्व हमने इस टाइप से ली थी और यहाँ पे हम इसे मीडियन डिफाइन करते थे, ग्राफ के अंदर किया जा सकता है। और हार्मोनिक मीन की अगर मैं बात करूं, ये भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोट मेजर। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन जो है सेकंड भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, समझ रहे हो, 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो है इसका हमें ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, मीन भी और हार्मोनिक मीन भी। बट आंसर की के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आंसर की में हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, बट मीन भी हम मेज़र नहीं कर सकते ग्राफिकली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ दोनों होने चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन अगर मैं बताऊँ, अगर ऑब्जेक्शन लगाना है तो इसके अंदर आप लगा सकते हो। ठीक है, आपके पास जो भी सेट होगा उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्शन लगाने हैं तो इस पे लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना आर परपेंडिकुलर इफ। ठीक है, इसके लिए ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा जो होता है मेरा 2 टाइम एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट अपॉन में ए प्लस बी लेते हैं हम। तो यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, लाइन रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर कब होगा, मतलब 90 डिग्री कब आएगा, जब नीचे वाला ए प्लस बी 0 होगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी पे वो 90 डिग्री पे इन्फिनिटी बनता है। तो थीटा कब आएगा 90 डिग्री, जब ए प्लस बी 0 होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी 0 होना चाहिए। तो ए प्लस बी अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ इससे, देखिए तो ए तो मेरा ए ही आ रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एच एक्स वाई से और यहाँ पे बी वाई स्क्वायर से, तो यहाँ बी इज इक्वल टू एच आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ए प्लस एच इज इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा 90 डिग्री देगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ए प्लस एच इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। ठीक है, कितने ऐसे नंबर हैं 23 से आगे जाएंगे तो 6 चौके 24 आता है, उसके बाद लास्ट में जाएंगे तो 96 आएगा, 100 तक जाएंगे तो। अब इसके अंदर हमने APGPHP लगानी थी, सीक्वेंस सीरीज लगाना था। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म मेरी कितनी है 96 है an, फर्स्ट टर्म मेरी 24, a मेरी फर्स्ट टर्म होती है, n माइनस 1 हमें पता नहीं कितनी टर्म है, d डिफरेंस मेरा कितना है 6, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरा आ गया 78/6 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे कटेगा तो वैल्यू n की अगर मैं देखूँ तो 13 आ रही है, 13 6 78, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 13 जो है ना नेचुरल नंबर होंगे 23 से 100 तक, जो 6 से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 1.5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर इन वैल्यू ऑफ द सेम फेस देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यदि एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना मान में है तो घन का आयतन बराबर है। ठीक है, तो घन सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इस क्यूब का देखिए
वो क्या कह रहा है, कहता है कि एरिया ऑफ वन फेस की वो बात कर रहा है, इस फेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक वन फेस की। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ABCD नाम दे देता हूँ, ठीक है। वन फेस की वो बात कर रहा है, 1.5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों का सम होता है। तो अगर मैं इसको A दे देता हूँ, A तो 4A हो गया। तो 4A इंटू 1.5 टाइम किसके इक्वल है, देन द वॉल्यूम के सेम फेस उसके एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ वन फेस। एरिया क्या होएगा इसका, A इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरी आ जाएगी, A से A मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू आ गई। उसने अब क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का A क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज S एंड इट्स डायगोनल इज D, इट्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है और डेप्थ भी दी हुई है क्यूबॉइड की। ध्यान रखना क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप से। फिगर जो होती है ना, फिगर से एक बार अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो फिर आप भूलते नहीं हो कभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ये यहाँ पे मेरी फिगर बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है, ये मेरी हाइट है, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो उसने क्या बोला हुआ है, सम जो है ना इनका, वो S दिया हुआ है, S इज इक्वल टू इनका सम L प्लस B प्लस H, ठीक है। डायगोनल D दिया हुआ है। डायगोनल होता क्या है, ठीक है। डायगोनल इसका होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सारे का रूट, ठीक है। ये डायगोनल होता है। उसके बाद उसने और क्या बोला हुआ है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया जो है मेरा, इसका क्या होता है, 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं S का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। तो ऊपर अगर मैं देखूँ 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका स्क्वायर को तो D स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, S का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया, ठीक है ना। D स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्या आ गया, S स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 109। 10 पर्सन आर सीटेड एट ए राउंड टेबल, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर इज, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, 10 पर्सन आर सिटेड टू ए राउंड टेबल आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, तो राउंड टेबल पे बैठे हैं, 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, मतलब आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसमें क्या होता है कि आपस के अंदर जो वो बैठ रहे हैं, सिट अलोंग, तो उसके अंदर n-1 फैक्टोरियल टाइप से वो बैठ सकते हैं, मतलब सिट अलोंग टुगेदर, तो वो होता है मेरा n-1 का फैक्टोरियल, मतलब 10-1, 10 है तो का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल से वो बैठ सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे 2 पर्सन कोई भी, मान लीजिए अब एक राउंड टेबल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी 2 पर्सन आपस के अंदर जैसे अब बैठ गए, ठीक है। तो अब जो है मतलब ये कितना, एक केस हुआ ऐसा, केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक केस ऐसा हुआ जब 2 इकट्ठे बैठ गए, बाकी के जो बचे हुए हैं 2 बंदे तो हो गए, बाकी के 8 बंदे बचे हुए हैं, वो 8 फैक्टोरियल से वो बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं इस टाइप से। तो 8 फैक्टोरियल से वो बैठ सकते हैं। और ये जो 2 बंदे हमने बिठाए हैं, ये भी आपस के अंदर 2 फैक्टोरियल से टोटल बैठ सकते हैं, ये वाले, क्योंकि वो वाला इधर बैठ सकता है, वो वाला इधर बैठ सकता है, टोटल 2 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन में
9 फैक्टोरियल ये वाला आ गया, ठीक है, सिट अलोंग टुगेदर टोटल। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 ही हो गया, 8 फैक्टोरियल का 8 फैक्टोरियल होगा, नीचे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कट गया 2/9 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री से 10 89 डिग्री। अब 10 1 डिग्री इंटू में 10 89 जो डिग्री है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 1 डिग्री इंटू में कोट 1 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है 10 89 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 -1 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोट नहीं सॉरी 10, ठीक है 10 लिख सकता हूँ। अब 10 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 -1 जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाता है, वो कोट 1 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, कोट से 10 कट जाएगा, सेम है थीटा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये जो है मेरा 10 1 और 10 89 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट जो इंटू में चलेगा 10 2 डिग्री इंटू में 10 88 डिग्री, ऐसे ये सारे 1 1 1 होते जाएंगे मल्टीप्लाई में। बीच का एक टर्म ऐसी रह जाएगी जो होएगा 10 45 डिग्री, ठीक है, वो बच जाएगा। बाकी सारे ये आपस के अंदर कंबाइन हो जाए। 10 45 भी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू 100 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक व्यक्ति 2 घोड़े 1350 में बेचता है। वह एक घोड़े को 6% हानि से तथा अन्य को 7.5% लाभ से बेचता है। इन सौदों में उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है, प्रत्येक घोड़े का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैन बॉयज 2 हॉर्स फॉर 1350 ही सेल 1 एज सो टू लॉस, मतलब 1350 के घोड़े हैं, ठीक है, 2 घोड़े हैं, जिसको एक तो 6% लॉस पे बेचता है, एक को 7.5 प्रॉफिट पे बेचता है, परसेंटेज पे। ऑन द होल ही नाइदर गेन, मतलब उन दोनों के अंदर अगर मिला दें तो ना तो वो प्रॉफिट गेन करता है और ना ही उसे कोई लॉस होता है। तो इसका मतलब उन घोड़ों की कीमत अलग अलग क्या होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, जब आपको बोला गया कि उसको ना तो लॉस हुआ है ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल जो 2 घोड़ों की जो कीमत होगी वो आपस के अंदर 350 ही होगी दोनों को मिला करके। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 500 और 600 1170 बन रही है, तो ये तो ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। 700 600 1356 बन रही है, ये भी नहीं हो सकता। 1365 बन रही है, ये भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट 1350 बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को तो करना भी नहीं था, डायरेक्ट आगे बढ़ना था। अदरवाइज अब फिर से ये चेक कर सकते हो आप, 750 गुना 6% का लॉस हुआ है ना, तो 94 100 में से घटा दिया 6, 94 इंटू 100, इसको करोगे तो 705 आएगा। ऐसे ही 600 को लो, 7.5 का जो है ना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 107.5/10 गुना 100 ले लिया मैंने, डेसिमल हटा दिया, अपॉन में 10 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 75/10, तो 100 प्लस 75/10 1075/10 आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू इसको काटोगे तो आएगा मेरे पास 645, दोनों को जोड़ोगे फिर से 1350। इसका मतलब जो है हमने ऑप्शन लगाया वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का भी मैंने करवाया हुआ है। आपको पता ही है कि तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है, a प्लस b प्लस c क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो a को तो a रहने दो, ठीक है, a को तो a रहने दो, b को चेंज कर दो, b को यहाँ से इन दोनों से क्या मैं कर सकता हूँ, b को b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4a, तो 3/4a आ गया। अब इन a और c को देखो, तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूँ तो 3/6a हो जाएगी, तो 1/2a हो जाएगी, 1/2a, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 180। इसको आप सोल्व कर लो, 4 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 4, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 3 7 और 2 9, 9a इज इक्वल टू आ गया 180/4, तो a इज इक्वल टू 20 इंटू 4 आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया 80। तो ऑप्शन नंबर ए ही पूछा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। बताइए परेशानी कहाँ थी। यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल ही दिया हुआ है, ठीक है, x की पावर a x की पावर b है, ऊपर 1/a भी है, तो डायरेक्ट ही इसका आंसर आप यहीं पे दे सकते थे। होता क्या है, x की पावर a है, b ऊपर आएगा तो a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। बट आपने क्या करना है, x की पावर a है ना, ये 1/a भी अंदर ले आओ, तो a से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर b बनेगा, तो क्या बनेगा x की पावर b,
ठीक है। और नीचे जब लेके आओगे तो यहाँ पे बी अपॉन में ए बी बनेगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर क्या बनेगा 1/a, ठीक है ना, 1/a, और यहाँ भी 1/b बनेगा, 1/b। तो वो जो नीचे वाली पावर है ऊपर आएगी तो x की पावर माइनस में चली जाएगी, तो -1/a बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि बेस तो सभी का x ही है, तो x है, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1/c आ जाएगा प्लस 1/c। ऐसे ही नीचे वाला जो है c से c कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके -1/b आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 1/a आ जाएगा -1/c, तो यहाँ -1/a ये कट गया, c से ये कट गया, ये से ये कट गया, किसी की पावर 0 क्या होती है, आंसर 1 आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 114। द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 592 एंड 518 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 296 देन द नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था। अगर आप क्वेश्चन वही ना, क्वेश्चन को बड़ा देख करके सोचते हैं बहुत भारी क्वेश्चन आया था, बहुत पेपर टफ आया था, उसने जो भी बोला हुआ है ना उसका कोई मतलब नहीं है। जो उसने लास्ट में बोला हुआ है ना, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 296, सम जो है 296 आना चाहिए। यहाँ देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, 7 और 1 को जोड़ेंगे 8, तो कैंसल। यहाँ लास्ट में 9 आ रहा है, आगे कुछ भी आता रहे, कैंसल। यहाँ देखिए इज इक्वल टू 6 आ रहा है लास्ट में, सही है, हो सकता है 7। यहाँ देखिए लास्ट में 8 और 7 15, 5 आ रहा है, ये भी नहीं, उसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। कुछ करना भी नहीं था, 296 आ रहा है, दोनों का सम तो 296 उसने दिया हुआ है ना, बात ही खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पॉइंट A0, 0B एंड 1 1 आर कोलिनियर देन A + B / AB। ये मेरा क्या, अब आपको पता है जब भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया तो 0 होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पॉइंट है तीनों, इसका एरिया क्या है 0 ही है, इसका एरिया निकाल ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका एरिया 0 होगा। अब एरिया 0 होगा तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, A0 ऐसे हम लगाते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। x1 y1 x2 y2 x3 y3, हम एरिया का फॉर्मूला कैसे लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, इस टाइप से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे A0 आ गया, 0B आ गया, 1 1 आ गया, फिर से A0 आ गया, ठीक है। वो क्या रखना हमने 0, तो A की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करवाते हैं, AB माइनस में 0, तो यहाँ पे आ गया मेरा AB, माइनस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में B, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस में B। नेक्स्ट जो हम क्या लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 और 0 की 0 माइनस का A, तो यहाँ पे आ गया माइनस का A इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 मैं लूँगा तो क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, A + B, ठीक है। डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, A + B अपॉन में AB को क्या लिख सकता हूँ, A + B, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया मेरा आंसर 1, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। बताइए इसमें क्या ऐसा हो गया था जिसमें आपको कई बार लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है। द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन x + 3y = 7। देखिए इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द x + 3y = 7 है। तो इमेज क्या है, पहले तो समझ लो कि वो क्या बोल रहे, जैसे कि इस टाइप से हमारे पास ये चीज़ है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा 3 और 8, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ A, और यहाँ पे वो पॉइंट है, मैं कोई भी मान देता हूँ P और Q दे देता हूँ, ठीक है। तो C मेरी ये एक लाइन है x + 3y = 7। इस लाइन पे ये पॉइंट की इमेज मुझे बतानी है, इसका प्रतिबिंब बताना है, क्या बनेगा। सिंपल है, अगर मैं बात करूँ तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जितनी यहाँ पे डिस्टेंस है AC की डिस्टेंस है उतनी ही CB की डिस्टेंस होगी। तो ये मेरा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट अगर इस पे आया तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। तो इसका मिड पॉइंट अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा, 3 + P/2 और 8 + Q/2, ठीक है ना, 3 + P/2 और 8 + Q/2, तो यहाँ पे 8 + Q आएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है, यहीं पे डाल देते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर। तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, 3 + P/2 प्लस में 3 टाइम 8 + Q/2 = आया 7। इसको आप सोल्व कर लो,
3 प्लस पी प्लस 24 प्लस 3q इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो यहाँ पे p प्लस 3q की वैल्यू आ गई -13। अब आप बोलोगे आगे कैसे सोल्व करें, करना ही नहीं है, उसने p की वैल्यू की p और q की वैल्यू ही पूछी हुई थी ना, इमेज की वैल्यू पूछी हुई थी। तो इमेज ऑप्शन से उठा लो, 1 और 4 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पुट करोगे तो माइनस कभी नहीं आ सकता, दोनों पॉजिटिव पुट करोगे माइनस कभी नहीं आ सकता। -4 और -1 पुट करके देखो, -4 और -3 -7 आ जाएगा, -13 कभी नहीं आ सकता, यही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। -v -4 12 तो -13 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एक सर्कल है, ठीक है, उसकी ये चीज़ है, मतलब एक जीवा है, मतलब एक कोड है, ठीक है। वो क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 है, तो अगर मैं उसकी रेडियस लूँ, यहाँ से सेंटर से रेडियस ले लूँ और इसके ऊपर जो है ना हम वो कर देते हैं लंब, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ से रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 10, क्योंकि डायमीटर 20 है, डायमीटर अपॉन में 2 होती है रेडियस, ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगी। और ये जब भी सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर डाली जाती है किसी जीवा के ऊपर, किसी कोड के ऊपर, वो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये मेरी 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये 8 होगा, ये भी 8 हो गया। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ओ ए मान लीजिए, इसको मैंने ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ओ ए क्या हो जाएगा पाइथागोरस से 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, सारे का रूट। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस 64, 36 आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई 6, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, यही उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इतना एंड इतना ही। अब पैरेलल लाइन से डिस्टेंस है, ये थोड़े थोड़े जो है ना इन्होंने टच किया हुआ है, वैसे मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने थोड़ा सा +1 +2 का टच कर दिया, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल है, ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का है, पैरेलल लाइन के अंदर आपको पता है क्या होता है, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। डिस्टेंस मेरा क्या होता है c1 - c2 का मॉडुलस अपॉन में इसका a² + b² का मॉडुलस, ठीक है, मतलब ax + by का मॉडुलस, तो ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे इसको पहले तो हम इक्वल करते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन एक तो मेरी बन रही है 2x - y + 4 = 0। सेकंड इक्वेशन मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेम बनानी है, 2x - y - 5/3 = 0, ठीक है, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरी सेम आ गई, ax by c1 c2 में प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम तो क्या है, c1 c2 अलग अलग होने चाहिए। तो डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो d = क्या हो जाएगा c1 - c2 4 + 5/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17/4 12 और 5 17/3 गुणा यहाँ पे हो जाएगा √5, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा 70 × √5, नीचे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब आप समझते हो तीनों भुजाएं उसकी जो है ना समान होती हैं। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, मुझे क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। तो ये अगर 12 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जब ऊपर अगर मैं बात करूं इसकी हाइट से हम लेते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लेते हैं, इसकी हाइट होती है जो, तो ये 2 समान भागों में बांटता है। तो यहाँ पे 6 रह गया, टोटल 12 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल के अंदर ABC और D, अगर ट्रायंगल ABD में देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो H = क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, समझ रहे हो ना, पाइथागोरस लग गया, 144 - 36 का रूट, H = क्या आ जाएगा 108,
ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 गुना 3 होता है तो 6 बार आ जाएगा, 6 इंटू रूट 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय, अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया है। तो इसका तो डायरेक्ट ही जो है ना, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट ही ऑप्शन नंबर डी, G.T. वुसवेल एंड लेनोर जोन द्वारा, ठीक है, G.T. वुसवेल एंड लेनोर जोन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे। ये भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने करवाया हुआ है आपको कि किस टाइप से जो है ना नॉन लीप ईयर हैज़, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, जिसमें 365 दिन होते हैं। तो अगर 364 दिन हुए तो उसके अंदर 52 सप्ताह बनते हैं, 52 गुणा 7, ठीक है ना। तो 52 संडे तो आगे, 53 संडे मतलब एक संडे रह गया। तो नेक्स्ट हमारे पास कितने हैं, 7 डेज। 7 डेज के अंदर एक ही तो संडे आ सकता है, 1 संडे पॉसिबल है, ठीक है ना, 1 संडे पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक संडे पॉसिबल है और टोटल 7 दिन है, तो 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24√2 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल इज। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, कोई स्क्वायर मैंने ले लिया, उसका पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, 4 साइड्स का सम होता है। तो 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है 24 इंटू रूट 2, तो 4 6 24, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6√2। अब जो है डायगोनल की वो बात कर रहे हैं, डायगोनल बताओ। तो डायगोनल सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस बन रहा है, ABCD, ABC के अंदर अगर मैं देखूं तो ये A² प्लस A², ये पाइथागोरस बन रहा है। तो मुझे H मान लीजिए डायगोनल निकालना है D, ठीक है। तो D यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, A² प्लस A² सारे का रूट, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A² सारे का रूट। तो 2 इंटू A² यहाँ से मैं करूँगा इसका स्क्वायर, 36 गुना 2 हो जाएगा सारे का रूट, 36 गुना 4, 36 गुना 2 72, 72 गुना 2 144, 144 का रूट क्या हो जाएगा 12। तो डायगोनल क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा इन्होंने बाइनोमियल का टच किया है इसमें, ठीक है। बाइनोमियल का जो है ना उन्होंने दिया, बाइनोमियल का मैंने कराया हुआ था। तो बाइनोमियल में हमने कैसे करना होता है आपको पता ही है, जैसे कि हमारे पास होता है x+1 सारे की पावर n है, उसके अंदर हम इसको कैसे खोलते हैं, इसकी जो टर्म होती है NCR a की पावर n माइनस r और x की पावर r, ठीक है ना। अब यहाँ से उसने यही पूछा AR इंटू एक्स की पावर r, ठीक है, AR इंटू एक्स की पावर r, x की पावर r का जो कोफिशिएंट उसने पूछा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a की पावर r, ठीक है, सॉरी a की पावर r नहीं AR, तो ये चीज़ ये सारी हमने निकालनी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये मेरा क्या हो जाता है 1 + x सारे का स्क्वायर नहीं हो रहा, पावर n है तो 2n होगी। तो पावर 2n है तो डायरेक्ट यहाँ से निकालूंगा, तो 2NCR a की पावर 2n माइनस r x की पावर r, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 + x है, ठीक है ना, ये 1 + x नहीं x+1 आएगा यहाँ पे, ये भी बड़ी गड़बड़ होती है क्योंकि x+1 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है, x प्लस ए वेरिएबल प्लस जो है कांस्टेंट, ठीक है, वही चीज़ ये बन रही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट a क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2NCR, 1 की पावर कोई मतलब ही नहीं है x की पावर r, तो यहाँ पे x की पावर r का कोफिशिएंट अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या आ जाता है 2NCR, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 124, ए पॉट कंटेन 81 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट। देखिए उसके अंदर 81 लीटर प्योर दूध है, 1/3 जो है ना मिल्क निकाल लिया गया और उसके 1/3 भाग ही उसमें वाटर डाल दिया गया। अगेन जो मिक्सर है उसमें से फिर 1/3 मिक्सर जो है निकाल लिया गया, फिर से वाटर डाल दिया गया। द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का अब रेशो क्या है जो न्यू मिक्सर बने, ठीक है। अब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कराए थे, जैसे 81 ले लिया, ठीक है, 81 जो है टोटल प्योर मिल्क है, तो 81 को अब हमने 1/3 निकाल दिया, 1/3 उसका कितना होगा 81 का 27 होगा। तो यहाँ पे 27 मैंने वाटर डाल दिया और
लेफ्ट 54 मेरा मिल्क बच गया। अब फिर से दोनों का जो मिक्सचर है उनमें से फिर से मैंने 1/3 निकाल लिया और 1/3 जो है ना पानी डाल दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वाटर की, वाटर तो वाटर ही है, ठीक है। मिल्क में जो डिफरेंस आना है वही आना है। तो मिल्क में 1/3 हम बाहर निकाल देंगे और वाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे 54 का 1/3 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 3 एकम 3 2 3 8 24 18 मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 36। तो 18 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 45। तो 36 और 45 का रेशो आया 9 चौके 36 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली कि ओरिजिन जो होता है ना, ओरिजिन से जो वेरिएंस है वो चेंज नहीं होता अगर ओरिजिन चेंज होता है। तो मतलब अगर ओरिजिन चेंज होगा, ठीक है, तो वेरिएंस नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, वेरिएंस ओरिजिन पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा होता है इसके अंदर स्केल, ठीक है, स्केल। अगर स्केल चेंज होता है तो मेरा क्या होता है, वेरिएंस चेंज होता है, ठीक है। इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे है तो ओरिजिन एंड, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेरिएंस ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है ओरिजिन चेंज होगा तो वेरिएंस चेंज नहीं होगा, वो उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 हैज सोल्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है, हम ऐसे लेते हैं y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है, कोई बात नहीं, और y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे एक लाइन है y इज इक्वल टू 5 वाली, तो आपस के अंदर दोनों कट ही नहीं कर रही कहीं पे, तो सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22,541, द डिफरेंस में बी परफेक्ट स्क्वायर। देखिए व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड, इसके अंदर अब साफ साफ आपको पता चल रहा है 225 41, अगर मैं 41 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 225 0 225 का 15 होता है, 0 का 0 होता है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट 41 माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये तो साफ साफ ही दिख रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 114 लिव्स रिमाइंडर 21, इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 19 देन द रिमाइंडर इज। देखिए कोई नंबर है वो 100 डिवाइड बाय 114 रिमाइंडर 21 दे रहा है, मान लीजिए 114 प्लस 21 जो है वो कितना हो गया, 135 हो गया टोटल। 135 से 114 डिवाइड करता हूँ तो 21 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ देखिए 21 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अब डिवाइड कर रहा हूँ मैं 19 से, तो इसी को ही डिवाइड कर दो 19 से डिवाइड करोगे तो 19 गुना 7, 19 आता है 133 प्लस 2 135, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 146 एज देयर LCM, देन वन कैन से दैट। देखिए टू नंबर है, हैव 16 देयर HCF, 16 उसका HCF है, 146 उसका LCM है। तो आपको पता है कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है x इंटू वाई, उसका LCM x और y का इंटू क्या होता है HCF x और y का, ऐसे हम लिखते हैं LCM इंटू HCF। अब x जो है 16 इंटू a, क्योंकि 16 उसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 16 तो आएगा ही, कोई भी a मान लिया मैंने। ऐसे ही y के अंदर कोई भी b मान लिया तो 16 तो आएगा ही आएगा हमेशा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे 146 उसका LCM है और HCF उसका 16 है, ठीक है, यही तो बनेगा ना। तो अब जो है अब तो कुछ रह ही नहीं गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया और बाकी का क्या बचा यहाँ पे 16AB इज इक्वल टू 146, तो AB इंटू 146/16, तो ये 16 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये नॉट इंटीजर आ रहा है,
ठीक है ना, इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये a इंटू बी अपॉन में ये सारा इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए थी, डेसिमल के अंदर आ रही है, तो डेसिमल के अंदर तो हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब नो सच पेयर एग्जिस्ट, ऐसे कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करते जिसका 16 एचसीएफ और 146 एलसीएम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, तो इसके अंदर जो है हमारे पास सिमेट्रिकल अगर हम देखें तो इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें होती हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे होता है मेरा वेरिएबल, यहाँ पे होती है मेरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक कर्व ऐसे बनती है, तो यहाँ पे ये चीज़ बनती है, हम क्या लेते हैं, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू होता है मेरा मोड, ठीक है। ये हमारा है स्टैटिक्स में अगर आपने अच्छे से देखा हो तो, पढ़ा हो तो। और उसमें एक होता है फॉर पॉजिटिवली, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये एक हो गया फॉर नेगेटिवली, स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारे पास क्या होता है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो हमारे पास अब क्या पूछा गया था, सिमेट्रिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर अलो ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो 20% अर्न कर रहा है, मतलब सॉरी प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस आर्टिकल का क्या होगा अगर 450 रुपये उसकी कॉस्ट है, अगर 450 रुपये में कोई चीज़ बनी है, ठीक है, 450 में बनी है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। तो यहाँ पे हम कैसे उसका निकालते हैं प्रॉफिट, 120/100, तो 100 प्लस 20 कर देंगे ना, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ पे आएगा 540, मतलब 20% प्रॉफिट होने के बाद 540 रुपये वो कमा रहा है। अब वो 10% लेस भी कर रहा है, मतलब टोटल तो 540 से कुछ ना कुछ ज़्यादा प्राइस रखा होगा उसने मार्केट प्राइस, तभी तो वो 10% लेस कर रहा है। इसका मतलब 540 पे वो 10% लेस कर रहा है, तो वो 540 क्या है, 90% है, 90% है, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100/90, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9-54 60, 600 रुपये, 600 रुपये की वो उसकी मार्केट प्राइस होगा, जिस पे वो 10% डिस्काउंट करेगा 60 रुपये, 540 की चीज़ रह जाएगी, और वैसे है 450 की, तो 20% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर, देन द ब्रेथ ऑफ द रूम इज, क्या आएगा। देखिए, ए रूम, कोई रूम है 15 मीटर लॉन्ग, रिक्वायर्ड 7500 टाइल्स है, कोई भी हम रूम ले लेते हैं, इस टाइप से रूम ले लिया, ठीक है। अब इसका जो है 15 मीटर लॉन्ग है, बट एक्स ले लेता हूँ, उसकी ब्रेथ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या कह रहा है, यहाँ सेंटीमीटर है, ध्यान देना, एक टाइल का, एक टाइल जो है उतने की है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया लेता हूँ, एरिया मेरा क्या आ जाएगा, 15 गुना x गुना, ये मीटर के अंदर आया, तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू 7500 टाइल है। एक टाइल की डायमेंशन कितनी है, 15 गुना 12, ठीक है ना। एक टाइल की डायमेंशन, छोटी सी एक टाइल है, उसकी डायमेंशन 15 गुना 12 है। तो यहाँ पे मेरा x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, x इज इक्वल टू 75 गुना 12, तो ये आ जाएगा मेरा 900, 12 5 8 6 और 12 7 84 और 6 90, 900, ये 900 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे x की वैल्यू मीटर में दी हुई है, तो 9 मीटर हो गया, 100 से डिवाइड कर दिया तो 9 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x एंड y आर 2 इंटीजर,
two positive integers such that the least prime factor of x is 3 and the least prime factor of y is 5, then the least prime factor of x plus y। वो क्या कह रहा है कि x का जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है, y का प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है। x प्लस वाई का, तीनों का कुछ ना कुछ तो मतलब कॉमन होगा ना, ठीक है। कॉमन क्या होगा, सॉरी, उसका 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कुछ टाइम होगा, और उसका 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कुछ होगा। मैं a और b को ना 1 1 ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया। 8 का जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे पहले प्राइम स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से ही होते हैं। तो 2 8 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब 2 एक क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। कुछ करना ही नहीं था। 1 तो वैसे भी आपका प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर ही जो है ना आपके स्टार्ट होते हैं 2 से। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए, डायगोनल ए दे दिया गया है, ठीक है। एरिया निकालना है, मान लीजिए x और x है। एरिया क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। x का स्क्वायर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 टाइम एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे वही हमें निकालना था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कुछ करना ही नहीं था। देखिए कितने क्वेश्चन, 20-20 10-10 20-20 सेकंड के क्वेश्चन थे ये वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल देन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, क्या आएगा। देखिए कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस टाइप से हम इधर ले लेते हैं इसको। ये कोई पैरेललोग्राम है, वो क्या कह रहा है, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ 2/3 ऑफ इज एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल ये वाली होगी। एडजेसेंट एंगल का एडिशन में आपको पता ही है, मान लीजिए ये x है ये y है, x प्लस वाई कितना होता है, 180 होता है टोटल। तो यहाँ से वो क्या कह रहा है कि 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल है। x जो है मान लीजिए वो 2/3 है y का, ठीक है, समझ रहे हो। पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल देन द स्मॉलेस्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y। तो यहाँ पुट कर दो, 3x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 540 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 2y है, तो 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 540 हो गया। तो 5y, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 0 5 8 40, 108 डिग्री हो जाएगा y 108 है। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 108, तो x इज इक्वल टू 72 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि छोटा एंगल बताना था, उसने बोला था द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल की बात हो रही है, हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। उसने पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 82 है, x y पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे है 82, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो गया, 2 चौके 8 2 एकम 2 41 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया क्या होता है, x इंटू वाई मतलब ब्रेथ इंटू हाइट, वो है 400। अब देखिए सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल y हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई भी वैल्यू जो है आप पुट कर सकते हो, इसके अंदर आपका जो है ना आंसर निकल आएगा। बट उससे आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने ऑप्शन तो है ही, ठीक है। ऑप्शन अगर है ही तो ऑप्शन 4 पुट करते हैं। मान लीजिए ब्रेथ अगर 4 है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, y इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो समथिंग आ जाएगा 37, ठीक है ना। 37 x और y मतलब x अगर मैंने पुट किया, y है ना ब्रेथ, तो y मैंने 4 पुट किया तो x 37 आ गया। उन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, 37 इंटू 4
400 आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो, नहीं होता। 16 का मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 41 माइनस 16 किया, क्योंकि y इज इक्वल टू मैंने क्या माना है 16 माना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 माइनस 6 5 आ गया, और 3 माइनस 1 2 25 आ गया। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के देखो, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 16 गुना 25, ठीक है। तो ये 400 भी आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी पुट करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। ये 4 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। एक होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ, इसने अभी इस टाइम पूछा हो कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना। एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो मेरा होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मेरा होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। और तीसरा जो होता है मेरा होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो होती है मेरी Q3 माइनस Q1, ठीक है ना। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रेंज पूछ ली तो Q3 माइनस Q1, अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लिया तो अपॉन में 2 लगा दो, अगर क्वार्टाइल कोफिशिएंट पूछ लिया तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 लगा दो। तो अभी हमने क्या पूछा हुआ था, कोफिशिएंट पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है देन ये सारा। अब ये वाला सारा निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको ही लेट कर लो ना, ठीक है। इसको मैं इधर ही करके दिखाता हूँ, इसको ही लेट कर लो। तो a इज इक्वल टू मैंने 2 लेट कर लिया, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -1। तो पुट करोगे तो 2 -1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी के अंदर यही पुट कर देते हैं हम डायरेक्ट। 2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा, पावर 4 1 ही आ जाएगा। ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर क्या है 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, बी स्केयर और सी स्केयर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, सी स्केयर क्या है 1 है, और ए स्केयर क्या है 2 है, तो 2 4 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा 16 इस तरह 18, नीचे 4 4 8 9, 9 से कटा दो 2, मेरा आंसर होना चाहिए 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इस टाइप से आप शॉर्टकट्स भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी of 3 altitudes of a triangle is called। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इंड सेंटर है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जहाँ पे वो पॉइंट मिलते हैं तीनों एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से 90 डिग्री का, ठीक है ना, यहाँ से 90 डिग्री का और यहाँ से 90 डिग्री का जो एंगल बना, वो जो पॉइंट बना वो पूछा। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो है ना जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, क्योंकि 90 डिग्री करने के बाद जो है पॉइंट बीच में जो क्रॉस हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आंसर तो मेरा ये आ गया। अब जो है एक और होता है, यहाँ पे हम करते हैं, एक सेकंड, एक और होता है मिड पॉइंट को मिलाना, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मिड पॉइंट को मिलाया मैंने, मिड पॉइंट का मतलब ये 90 डिग्री है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये जो पॉइंट है ना ये मेरा मिड पॉइंट है इस लाइन का, ए बी लाइन का, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है बी सी लाइन का, और ये मिड पॉइंट है ए सी लाइन का। तो मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो जो पॉइंट बनता है ना उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है ना। अब जो है इसी के अंदर एक सर्कल बनता है, बाहर एक सर्कल बनता है, उसमें इन सेंटर और सर्कम सेंटर आते हैं, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। समझे कुछ, कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत है। तो मैंने क्या मान लिया, लेट नंबर जो है वो मैंने मान लिया x, ठीक है, नंबर x मान लिया। तो यहाँ पे नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, वो क्या कह रहा है 30% एंड 40% लेस है। नंबर पहला जो है 30% लेस है, तो वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 30%, 100% टोटल होता है मान लीजिए, ठीक है। उसके अंदर से 30% लेस है तो 70% रहेगा, तो 70/100 x हो गया।
एक्स मतलब उसका 70% हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं तो वो एक्स का कितना हो गया, 60% हो गया, क्योंकि 40% लेस है, उसने बोला हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर का समझ रहे हो ना, देखिए 2 नंबर आर इतने 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 लेस देन ए थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर से तो x इज इक्वल टू मैंने थर्ड नंबर मान लिया, थर्ड नंबर का 70% है, थर्ड नंबर का 60% है, नंबर 1 और नंबर 2। अब उसने क्या बोला हुआ है, जो व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड ऑफ फर्स्ट ये थर्ड नंबर का था, ठीक है ना x। तो सेकंड ऑफ फर्स्ट का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 2 अपॉन में नंबर 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इंटू 60/100 अपॉन में x इंटू 70/100 इंटू में 100, क्योंकि इन दोनों का आपस के अंदर परसेंटेज निकालना है। x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 600/7 आ गया। तो यहाँ पे मेरा आया 85 सही 5/7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्स ऑन एन आइटम इज diminishing by 20% and its consumption increase by 15%, then the effect on revenue। तो इसमें ना आपको क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, जो रिवेन्यू होता है ना, रिवेन्यू होता है वो कंजप्शन इनटू में टैक्स होता है, ठीक है। इतना रिवेन्यू होता है, कंजप्शन जितनी हुई, ठीक है, इनटू में टैक्स। तो यहाँ पे लेट से अगर मैं मान लेता हूँ कंजप्शन जो है वो 100 हुई है और टैक्स भी जो है ना वो 100 है, ठीक है। तो रिवेन्यू यहाँ पे कितना हो रहा होगा, 100 इंटू 100, 10,000 का रिवेन्यू हो रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, टैक्स के अंदर डिमिनिशिंग, टेस्ट के अंदर जो है वो डिमिनिश्ड हो गया, मतलब कम हो गया है 20%, बट कंजप्शन जो है ना वो 15% बढ़ गई है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होगा रिवेन्यू पे, तो यहाँ पे न्यू रिवेन्यू हम निकालते हैं। न्यू रिवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, न्यू कंजप्शन रिवेन्यू तो बाद में निकलेगा ना, पहले न्यू कंजप्शन निकालते हैं। न्यू कंजप्शन कितनी होगी, 15% इंक्रीज होगी ना, तो 100 से 15% इंक्रीज हुई तो 115/100, तो 115 हो गया, ठीक है। और अब हम निकालते हैं न्यू कंजप्शन तो हो गया, न्यू टैक्स निकालते हैं। टैक्स मेरा 20% डिमिनिश हुआ है, तो इसका मतलब 100 इंटू 20% मतलब 80/100, 100 में से 20 क्या, तो यहाँ पे हो गया 80। तो न्यू रिवेन्यू की मैं बात कर लेता हूँ। न्यू रिवेन्यू क्या होगा, कंजप्शन इंटू में टैक्स, 115 गुना में 80, तो यहाँ पे रिवेन्यू मेरा हो जाता है 9200। तो पहले वाला रिवेन्यू अगर मैं देखूँ, पहले वाला रिवेन्यू मेरा आ रहा था 10,000, अभी रिवेन्यू मेरा आ रहा है 9200। तो टोटल कितना डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है ना, तो टोटल डिक्रीज हुआ है 10,000 में से 9200 में माइनस कर दूंगा तो 800 डिक्रीज हुआ है। अगर इसको मैं परसेंटेज के अंदर लूँ तो 8% हो गया, ठीक है ना। तो 8% डिक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then by how much will its area increase। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज 20%। मैंने आपको बताया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब हम इफेक्टिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला वो लगा सकते हैं, a+b+ab/100, ठीक है। तो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20 अपॉन में 100, डायरेक्ट यही आपको लगाना होता है। 40 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 आ गए, तो 44% प्लस का है, तो मतलब इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। कि उसने एक 52 कार्ड की एक गट्टी है, उसके अंदर से ना 2 कार्ड निकाले, वो कह रहा है कि या तो वो ब्लैक होने चाहिए, या वो दोनों क्वीन होनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए ना हमारे को एक चीज़ तो पता है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। अगर ब्लैक की बात की जाए तो सारे जो स्पेड्स प्लस क्लब वाले कार्ड मिला दिए जाएं तो वो टोटल 13 और 13 26 होते हैं मेरे ब्लैक कार्ड, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्वीन की अगर मैं बात करूँ, क्वीन टोटल कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से टोटल 2 क्वीन ऐसी होंगी जो ब्लैक होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 26 में से मैं 2 ले सकता हूँ जो ब्लैक होंगे। 26 है मेरे पास टोटल, तो उसका कम्बिनेशन मैं 2 से बना सकता हूँ क्योंकि 2 मुझे निकालने हैं। तो 26 2 का कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। प्लस में हम क्या कर सकते हैं, क्वीन की बात कर सकते हैं। क्वीन जो है 4 ही है, तो 4 में से 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 ही हैं जो ब्लैक वाली क्वीन होगी, जो स्पेड और क्लब वाली होगी ना, ठीक है। और इन दोनों को लेने में जब जो क्रैश, मतलब इसके अंदर से भी ब्लैक है, इसमें भी 2 ब्लैक हैं, तो उनमें जो कॉमन आएगा ना, कॉमन मुझे माइनस करना है। तो कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं टोटल ब्लैक ले रहा हूँ तो 26 2 ले लिया मैंने, और क्वीन ले रहा हूँ तो 4 से 2 ले लिया मैंने। और जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो इंटरसेक्शन में टोटल 2 ही इंटरसेक्शन है, क्योंकि जो 2 ब्लैक हैं वही जो 2 क्वीन के ब्लैक हैं वही तो दोनों में सेम है, तो 2C2 हो गया। तो -2C2 जो दोनों में कॉमन आ गया, अपॉन में टोटल 52 कार्ड्स में से मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। 26C2 NCR से सोल्व कर सकते हो ना, NCR से इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, इसको मैं ऊपर आएगा 26 गुना 25/2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3/2 गुना 1 माइनस 2C1 1 ही होता है, और 52 इंटू 51 अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये मेरा आ जाएगा 330/1326, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ 330/13, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 144 देखिए, इफ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद ओ एज सेंटर एंड ए डी इज डायमीटर देन ए ओ बी क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी बी सी एंड सी डी इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ जो है मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ, एंड ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है, तो यहाँ से मैं ए डी ले लेता हूँ एक डायमीटर, ठीक है। तो ए बी बी सी और सी डी, ये तीनों ए बी बी सी और सी डी ये इक्वल कोड है, ध्यान रखना इक्वल कोड है। इक्वल का मतलब है अगर ये इक्वल हैं तो क्या होता है कि वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। इक्वल एंगल बनाएंगे मतलब ये भी थीटा और ये भी थीटा, इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर के साथ। तो अब उसने क्या पूछा, ए ओ बी निकालो, ये एंगल पूछा हुआ है, ये तीनों ही बराबर है और तीनों एक लाइन के ऊपर है। तो टोटल एंगल अगर मैं देखूं 3 थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। तीनों में से कोई भी पूछ ले, तीनों ही 60 के हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए, व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन द फॉलोइंग। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास। यूनिट प्लेस निकालने के लिए देखिए ना, ऊपर 751 पावर है, तो 4 से डिवाइड करूंगा जब मैं, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमें चेक करना है, ठीक है। रिमाइंडर इसका आ रहा है 4 एकम 4 3 35 और 4 8 32 3 31 4 7 28 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। ऐसे ही 271 को 4 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर फिर से 3 आ रहा है। 138 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर फिर से 2 आ रहा है। 339 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब जो रिमाइंडर आ रहे हैं ना, अब इसमें जो लास्ट है, जैसे 751 में 1 लास्ट है, 3 लास्ट है, 7 लास्ट है, 9 लास्ट है, तो 1 की पावर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 की पावर जो है रिमाइंडर, इनटू में लास्ट में 3 है, तो 3 की पावर रिमाइंडर कितना है 3 है सेकंड वाला, इनटू में लास्ट में 7 है, 7 की पावर 2 है रिमाइंडर, इनटू में लास्ट में 9 है, 9 की पावर 3 है। तो फिर से 1 इंटू 3 3 होते 27, फिर से रिमाइंडर जो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया 7 आया, ठीक है। और 749 लास्ट यूनिट डिजिट क्या आया 9 आया। निम्न 81 को 9 से फिर से करेंगे, लास्ट में 9 आया, तो निम्न 81। तो यहाँ पे 1 इंटू 7 इंटू फिर से 1 आ गया यूनिट डिजिट, तो इसको गुना करेंगे 7, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन इतना एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है,
ठीक है। तो एक तो उन्होंने इक्वेशन दे दी, दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ y² प्लस 2x² माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं x² से सभी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो y² अपॉन x² आ गया, माइनस 3 y अपॉन x आ गया, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y बाई एक्स को अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, t² माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, t की वैल्यू। तो यहाँ से t माइनस 1 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1 और 2 आ गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो यहाँ x इज इक्वल टू y आ गया, और एक कंडीशन मुझे क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये क्या हो गया मेरा, कि x ये आपस के अंदर परपेंडिकुलर हो गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू वाई है, तो ये परपेंडिकुलर ईच अदर हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनका ऑर्थो सेंटर होगा ना वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जो इनका ऑर्थो सेंटर होगा ना, ठीक है, वो इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को निकालें, x इज इक्वल टू क्या है, y है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2, और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 men less, it could be finished in 10 days more. यहाँ देखिए 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अगर वो 8 आदमी कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मैंस कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखें अगर 8 आदमी कम हो जाते हैं तो 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है ना। तो 10 दिन ज़्यादा लगते हैं टोटल, तो 8 आदमियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें काम कितने दिन में फिर ख़त्म होगा, 70 दिन में। 60 दिन तो वैसे ही लग रहे हैं, तो 70 दिन में काम खत्म होगा। तो 10 को किससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 8 7 है 56, तो टोटल मेरा कितना आ गया, 56 मैन। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द डायमीटर ऑफ ए सफियर इज इंक्रीज बाय 25%, द परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। देखिए वही बात आ गई, इंक्रीज डिक्रीज वाला कुछ भी इस टाइप सा कुछ भी हो, हम आपको इफेक्टिव फार्मूला वाला मैंने आपको करवाया हुआ है। डायमीटर ऑफ ए सफियर इज इंक्रीज बाय 25%, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहे, हमें बस ये देखना है कि क्या निकाला जा रहा है। तो वॉल्यूम निकाला जा रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है सफियर का। आर क्यूब मतलब 3 बार है, 3 बार हमने यहाँ पे अब करना है, तो ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है। हमें क्या कैसे करना होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे 25% इंक्रीज हो रहा है, प्लस 25 इंटू 25 गुना 25/100। तो यहाँ पे आ गया 50 प्लस 6.25, तो यहाँ पे आ गया 56.25। अब ये 2 बार तो हो चुका है, अब ये 3 बार है, तो 3 बार अब दोबारा से फिर लगाएंगे 56.25 प्लस 25% प्लस 56.25 गुना 25/100, ठीक है ना। इसको फिर से लगाएंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 81.25 प्लस 14.625, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 95.3125%, जो भी है अप्रोक्सीमेट कर लो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 95.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए लेसन प्लान द एम शुड बी स्टेट इन टर्म ऑफ। किसी पाठ योजना में उद्देश्य को किस रूप में लिखा जाना चाहिए, तो उद्देश्य को लिखा जाना चाहिए इसके अंदर व्यवहार के रूप में, बिहेवियर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज। इंटीरियर एंगल क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का, तो ये डायरेक्ट ही होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें इंटीरियर एंगल जो है, एक पॉलीगन है ये, तो 60-60-60 का होगा, ठीक है ना, क्योंकि 180 होता है, तीनों एंगल सेम होते हैं ना रेगुलर पॉलीगन के अंदर। तो यहाँ पे n-2 इंटू 180 हो गया, तो यहाँ पे 3 - 2 1 हो गया इंटू 180, 180 डिग्री हो गया ना इसका सम, ठीक है, सम हो गया। अगर मैं ईच एंगल की बात करूं तो यहाँ पे 180/3 हो जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मेरा इंटीरियर एंगल पूछा, मतलब एक एंगल की बात हुई है, ना कि सम ऑफ एंगल की। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा n-2 इंटू में 180 अपॉन में n इसीलिए लगाया क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर
सेकंड करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा पूरा सोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू सो मच जो है जुड़ने के लिए साथ में, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। मिशन DSSS भी सिर्फ आपके लिए टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बनाई गई है, चाहे आप फिर वो DSSB, KVS, NVS, HTET, आर्मी स्कूल, मास्टर कैडर, यूपी, GIC किसी भी टीजीटी पीजीटी मैथ लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इसके अंदर चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज PDF फाइल, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और जो है उसके अलावा डेली डाउट सेशन होता है। डेली आप अपने डाउट ले सकते हो, आपका इवनिंग तक रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सोल्यूशन पूरा हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ देखिए वो है क्वेश्चन नंबर 104, मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 104 है, ए स्टैटिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली, तो इसका आंसर मीन और हार्मोनिक मीन दोनों आना चाहिए, बट इन्होंने हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना, आंसर सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लेना, मिशन DSSB का। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF फाइल्स मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।